तो चलिए सीधे आज के इस विश्लेषण में चलते हैं। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, तनाव यानी स्ट्रेस की बनावट। सोचिए, एक शानदार जीत की खुशी अचानक से एक भारी, चारों तरफ से घेरने वाले तनाव में कैसे बदल जाती है। कहानी का यह बदलाव सिर्फ रोमांचक ही नहीं है, बल्कि हमें सिखाता है कि कैसे अलग अलग दबाव जब एक साथ आते हैं तो पूरा माहौल ही पलट देते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक बेहद ही खुशनुमा माहौल से। क्विडिच कप जीतने के बाद की वो असीम खुशी आप बिल्कुल महसूस कर सकते हैं। मौसम भी जैसे इस जश्न का हिस्सा बन गया हो। जून का महीना, आसमान बिल्कुल साफ और एक उमस भरी लेकिन बहुत ही सुहावनी गर्मी। ये वो पल है जहां चिंता का नामो निशान तक नहीं है, और यही सुकून आगे आने वाले तनाव की नींव रखता है। अब देखिए, जब मौसम इतना शानदार हो तो किसी का भी बाहर मैदान में जाने का मन करेगा, है ना? ठंडी पंपकिन जूस पीना, घास पर लेटकर गॉबस्टोन्स खेलना या फिर झील में उस विशाल स्क्विड को तैरते हुए देखना। ये छोटी छोटी डिटेल्स हमें बताती हैं कि किरदार असल में उस वक्त क्या करना चाहते हैं, और बाहर रहने की यही आज़ादी की चाहत आगे आने वाले तनाव को और भी ज़्यादा चुभन भरा बना देती है। और यहीं पर हमें एक बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलता है। एक तरफ बाहर गर्मियों की वो लुभावनी हवा है जहां बस घास पर आराम करने का मन कर रहा है, और दूसरी तरफ महल के अंदर बंद रहकर किताबों में सिर खपाने की मजबूरी। बाहर की वो आज़ादी और अंदर की वो घुटन, ये दोनों बातें एक साथ मिलकर उस वक्त की मानसिक स्थिति को बिल्कुल सटीक तरीके से बयान करती हैं। इस जादुई दुनिया को थोड़ा असलियत के करीब लाने के लिए आती हैं परीक्षाएं। भयानक परीक्षाएं अब बिल्कुल नजदीक हैं। फ्रेड और जॉर्ज जैसे सीनियर छात्र भी अपनी OWL की पढ़ाई में डूबे हुए हैं। वहीं पर्सी, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक में एक अच्छी नौकरी चाहिए, वो बुरी तरह घबराया हुआ है और अपने NEWT की तैयारी में जुटा है। ये पढ़ाई का दबाव इस पूरी फैंटेसी को एक ऐसे तनाव से जोड़ देता है जिसे हम सब ने कभी ना कभी महसूस किया है। अब आते हैं हरमाइनी के असंभव रूटीन पर, जहां एक ही समय में कई सारी कक्षाएं चल रही हैं। जरा इन टकराती हुई क्लास टाइमिंग्स को एक साथ देखिए। सोमवार को सुबह 9 बजे एरिथमेंसी भी है, और ठीक उसी समय 9 बजे ट्रांसफिगरेशन भी। दोपहर 1 बजे चार्म्स हैं, और साथ ही 1 बजे एंशिएंट रून्स भी। अब एक ही समय में 2 जगहों पर मौजूद होना तो पूरी तरह से असंभव है, लेकिन फिर भी ये उसके शेड्यूल में शामिल है। ये सीधे तौर पर इशारा करता है कि कुछ तो बहुत ही असाधारण चल रहा है। तनाव किस कदर बढ़ चुका है, ये बात हरमाइनी के इस बर्ताव से साफ समझ आती है। जब उससे इस अजीब शेड्यूल के बारे में पूछा जाता है कि क्या उसने वक्त सही लिखा है, तो वो बुरी तरह चिढ़कर जवाब देती है। चर्मपत्रों के ढेरों के बीच उसकी ये झुंझलाहट दिखाती है कि पढ़ाई का दबाव अब बर्ताव को बदल रहा है, और करीबी दोस्तों के बीच का तनाव भी धीरे धीरे तेज हो रहा है। अब कहानी रुख करती है बकबीक के खौफनाक भविष्य की तरफ, जो एक अचानक आया जानलेवा खतरा है। ये पूरी स्थिति का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। हैरी को अचानक ये एहसास होता है कि अपील के लिए एक जल्लाद को लाया जा रहा है। इस बात ने खतरे के लेवल को एकदम से बहुत ऊपर कर दिया है। अब ये सिर्फ किसी विषय में फेल होने का डर नहीं रहा, बल्कि ये एक पहले से तय की गई मौत की सजा का खौफनाक सामना है। ये एक एहसास सब कुछ बदल कर रख देता है। 6 जून, यही वो दिन है जब परीक्षाएं खत्म होनी है, और बिल्कुल यही वो दिन है जब बकबीक की जिंदगी और मौत का फैसला होना है। दोनों ही बड़े खतरे, एक पढ़ाई का और दूसरा जीवन और मरण का, एक ही दिन और एक ही समय पर आकर टकरा रहे हैं। ये सब तनाव को बिल्कुल उसकी चरम सीमा पर पहुंचा देता है। यहां एक और भयानक बात का एहसास होता है। ऐसा लगता है कि मिनिस्ट्री का फैसला मालफॉय के प्रभाव की वजह से पहले से ही तय किया हुआ है। एक तरफ ड्रेको मालफॉय का वापस लौटा हुआ घमंड है, और दूसरी तरफ खतरनाक जीवों के निपटान वाली समिति का अड़ियल रवैया। इन दोनों का ये गठजोड़ दिखाता है कि इस पूरी व्यवस्था के सामने एक गहरी बेबसी और लाचारी छाई हुई है। और इन सब के बीच शुरू होता है परीक्षा का प्रेशर कुकर, जहां महल में भारी तनाव बढ़ने लगता है। परीक्षाएं शुरू होते ही महल में जो अजीब सी खामोशी छा जाती है, वो सब कुछ बयां कर देती है। ये खामोशी बिल्कुल स्वाभाविक नहीं है। ये उस ऊर्जा और खुशी में आई एक भारी गिरावट है जो जून के उन सुहावने दिनों में महसूस की जा रही थी। अब वो खुशी पूरी तरह से गायब हो चुकी है, और उसकी जगह एक डरावनी शांति ने ले ली है। ट्रांसफिगरेशन के एग्जाम में हुए इन अजीबोगरीब कामों को तो देखिए। छात्रों को चायदानी को कछुए में बदलना है, लेकिन किसी के कछुए में पूंछ की जगह चायदानी की टोटी रह गई है, तो कोई कछुआ भाप छोड़ रहा है और किसी के खोल पर डिजाइन बना हुआ है।
ये एग्जाम हॉल की उस घबराहट और उलझन भरी ऊर्जा को बहुत ही मजेदार लेकिन बिल्कुल सटीक तरीके से सामने रखता है। और यहाँ हमें एक बहुत ही मजाकिया कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। एक तरफ बाकी सभी छात्र अपने आधे अधूरे और अजीबोगरीब कछुओं को लेकर खौफ में हैं, और वहीं हरमाइनी इस बात पर परेशान है कि उसका कछुआ एक समुद्री कछुआ यानी टर्टल जैसा दिख रहा था। इस भारी तनाव के बीच ये एक हल्का सा पल है जो उसकी चरम परफेक्शनिज्म को सामने लाता है। अब आते हैं चार्म्स की परीक्षा पर। यह बिल्कुल साफ करता है कि तनाव शारीरिक रूप से कैसे अपना असर डालता है। चेयरिंग चार्म्स का टेस्ट चल रहा है। घबराहट के मारे हैरी अपने चार्म का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल कर बैठता है, और इसका नतीजा ये होता है कि रॉन बेतहाशा हंसने लगता है। उसकी हंसी इतनी बेकाबू हो जाती है कि उसे शांत करने के लिए एक अलग कमरे में ले जाना पड़ता है। सोचिए, ये सब उस भारी दबाव का ही तो नतीजा है। इस लगातार चलने वाली भागदौड़ का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि रात के खाने के बाद भी कोई आराम नहीं है। सभी को तुरंत कॉमन रूम में वापस जाना है। जादुई जीवों की देखभाल, पोशंस और एस्ट्रोनॉमी की पढ़ाई का एक कभी ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हो जाता है, और ये सब उस आने वाले खतरे के काले साए के नीचे हो रहा है। राहत की कोई गुंजाइश ही नहीं है। ये एक ऐसा सवाल है जो पूरी स्थिति को बहुत अच्छे से समेट लेता है। एक तरफ संस्थागत शक्ति का अनुचित और भारी दबाव है, और दूसरी तरफ अपनी खुद की पढ़ाई में पास होने की जद्दोजहद। ये किरदार इन टकराते हुए दबावों से आखिर कैसे पार पा सकेंगे? हम सब स्कूल की परीक्षाओं के उस तनाव को अच्छी तरह समझते हैं, है ना? वो घबराहट, रातों की नींद उड़ जाना, वो थकावट, हम सब ने इसे महसूस किया है। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर उसी आम रोजमर्रा के शैक्षिक तनाव के ठीक बगल में अचानक से जीवन और मृत्यु का एक बहुत ही गंभीर और खौफनाक सवाल आ खड़ा हो। आज हम स्रोत सामग्री के पन्नों से ठीक इसी बात का विश्लेषण करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे कहानी एक बहुत ही आम स्कूल के दिन से शुरू होती है और फिर अचानक एक बेहद भयानक और निश्चित समय सीमा की तरफ मुड़ जाती है। भाग 1, हॉगवर्ट्स की परीक्षाओं का कार्यक्रम, सामान्य जीवन का आधार। अब देखिए, छात्रों का जो ये परीक्षा कार्यक्रम है ना, वो सच में लगातार और थका देने वाला है। मंगलवार की सुबह केयर ऑफ मैजिकल क्रीचर्स से शुरुआत होती है। खैर, ये शायद सबसे आसान परीक्षा है, जहां उन्हें बस 1 घंटे तक एक फ्लॉबर वर्म को जिंदा रखना होता है। लेकिन इसके बाद कोई राहत नहीं मिलती। मंगलवार दोपहर को पोशंस का भारी भरकम पेपर, और फिर सीधे आधी रात को खगोल विज्ञान यानी एस्ट्रोनॉमी। फिर बुधवार की सुबह जादू के इतिहास की घुटन भरी क्लास, और दोपहर को चिलचिलाती धूप में हर्बोलॉजी। मतलब बैक टू बैक एग्जाम्स। ये पूरा शेड्यूल छात्रों के लिए एक ऐसा माहौल तैयार करता है जहां थकावट और तनाव चरम पर है। किसी भी आम छात्र की तरह इस वक्त तक सब बस यही मना रहे होंगे कि यार ये सब जल्दी से खत्म हो जाए। और यहीं पर पन्नों के बीच हमें तनाव के वो शुरुआती बहुत ही सूक्ष्म संकेत दिखने लगते हैं। हम देखते हैं कि हैग्रिड का मन अपनी क्लास की परीक्षा में बिल्कुल भी नहीं लगा है। वो बच्चों को बताता है कि बीकी यानी बकबीक उदास हो रहा है और परसों तक सब कुछ साफ हो जाएगा, एक तरफ या दूसरी तरफ। ये एक बहुत ही स्पष्ट इशारा है कि बैकग्राउंड में कुछ तो बहुत गंभीर चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ पोशंस की क्लास में हम हैरी को संघर्ष करते हुए देखते हैं, जहां प्रोफेसर स्नेप बहुत ही अजीब सी प्रतिशोधी खुशी के साथ उसके काम पर 0 दे देते हैं। ये छोटी छोटी बातें उस आम स्टूडेंट प्रेशर को और ज्यादा बढ़ा देती हैं। भाग 2, लुपिन की बाधा दौड़, दबाव में चरित्र। फिर आती है गुरुवार की सुबह और डिफेंस अगेंस्ट द डार्क आर्ट्स की परीक्षा। प्रोफेसर ल्यूपिन ने कोई आम लिखित परीक्षा नहीं रखी है। उन्होंने एक बहुत ही असामान्य बाधा दौड़ तैयार की है जो शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से आपका टेस्ट लेती है। सबसे पहले एक ग्रिंडलोव वाले गहरे पूल को पार करना है, फिर रेड कैप से भरे खतरनाक गड्ढों से बचकर निकलना है, उसके बाद एक भ्रामक हिंग के पंख को नजरअंदाज करते हुए दलदल पार करना है, और सबसे आखिर में एक पुराने बक्से के अंदर जाकर एक बुगाट का सामना करना है। ये टेस्ट छात्रों को सीधे उनके सबसे गहरे, सबसे निजी डरों के सामने लाकर खड़ा कर देता है। अब इस परीक्षा में 2 अलग अलग छात्रों की प्रतिक्रियाओं की तुलना करना सच में बहुत दिलचस्प है। एक तरफ है हैरी। वो इस पूरी खतरनाक बाधा दौड़ को बहुत ही आराम से पार कर लेता है, मुस्कुराते हुए बाहर आता है, और प्रोफेसर ल्यूपिन से उसे पूरे अंक भी मिल जाते हैं। लेकिन जरा दूसरी तरफ देखिए, हरमाइनी, वो लड़की जो हमेशा हर विषय में टॉप करती है। वो उस बुगार्ड्स वाले बक्से में जाती है और सिर्फ 1 मिनट के बाद ही बुरी तरह चीखते हुए बाहर निकल आती है। ये सच में हैरान कर देने वाला दृश्य है।
तो आखिर हरमाइनी का वो सबसे बड़ा डर था क्या? जब ल्यूपिन उससे पूछते हैं तो वो हांफते हुए बताती है कि उस बॉगार्ट ने प्रोफेसर मैकगोनागल का रूप ले लिया था और उन्होंने उससे कहा कि वो हर एक विषय में फेल हो गई है। ये दिखाता है कि हरमाइनी के लिए पढ़ाई में फेल होना किसी भी जादुई राक्षस या भूत प्रेत से कहीं ज्यादा खौफनाक है। ये उस स्कूली तनाव का एकदम चरम बिंदु है। लेकिन जैसा कि हम आगे देखेंगे, ये काल्पनिक डर बहुत जल्द एक असली और बेहद भयानक खतरे के सामने बहुत छोटा पड़ने वाला है। भाग 3, जादू मंत्रालय का एक अप्रिय मिशन, अंधकार का प्रवेश। जब छात्र परीक्षा देकर लौट रहे होते हैं तो अचानक उनका सामना जादू मंत्री कॉर्नेलियस फज से होता है। स्रोत के पन्नों में बताया गया है कि फज पसीने से तरबतर हैं और हॉगवर्ट्स के मैदान की ओर टकटकी लगाए देख रहे हैं। वो हैरी से बहुत ही कैजुअल अंदाज में बात शुरू करते हैं, जैसे खूबसूरत दिन है ना, लेकिन फिर वो एक गहरी आह भरते हैं और बस यहीं से माहौल पूरी तरह पलट जाता है। स्कूल की वो आम परीक्षाओं वाली दुनिया अचानक से टकराती है वास्तविक दुनिया की राजनीति और कुछ बेहद कठोर ठंडे फैसलों से। फज खुलासा करते हैं कि वो हॉगवर्ट्स में किसी स्कूल के काम से नहीं बल्कि एक अप्रिय मिशन पर आए हैं। खतरनाक जीवों के निपटान के लिए समिति को एक हिपोग्रिफ की मौत की सजा के वक्त एक आधिकारिक गवाह चाहिए। ये सुनते ही रॉन बीच में बोल पड़ता है, क्योंकि उसे तो यही लगता था कि अपील की सुनवाई तो अभी दोपहर में होनी बाकी है। लेकिन फज कंफर्म करते हैं कि हाँ, अपील होगी। रॉन को अभी भी एक भोली सी उम्मीद है कि शायद अपील के बाद वो हिपोग्रिफ बच जाए, लेकिन सच्चाई बहुत ही कड़वी और तयशुदा है। और फिर आती है ये लाइन जो सच में रोंगटे खड़े कर देती है। फज के पीछे समिति के 2 और लोग आते हैं। उनमें से एक बहुत ही बूढ़ा जादूगर है। वो हैग्रिड की झोपड़ी की तरफ देखता है और कहता है, हे भगवान, मैं इसके लिए बहुत बूढ़ा हो रहा हूं। 2 बजे का समय है ना फज। इस सिर्फ एक लाइन से वो खौफनाक डेडलाइन सेट हो जाती है। टिकती हुई घड़ी अब आधिकारिक तौर पर शुरू हो चुकी है। दोपहर के ठीक 2 बजे। ये अब सिर्फ घड़ी का कोई समय नहीं है, ये वो पल है जब एक जान ली जाने वाली है। और इसके ठीक बाद स्रोत पाठ हमें एक ऐसा दृश्य दिखाता है जो आपको अंदर तक झकझोर देता है। उस बूढ़े जादूगर के साथ एक और आदमी है, एक हट्टा कट्टा आदमी जिसकी मूछें काली हैं, और वो कोई और नहीं बल्कि वो जल्लाद है। और वो क्या कर रहा है? वो अपनी चमकती हुई कुल्हाड़ी की तेज धार पर अपना अंगूठा फेर रहा है। जरा सोचिए इस कंट्रास्ट के बारे में। अभी कुछ ही मिनट पहले हरमाइनी एक नकली बोगार्ट से डर कर भाग रही थी जो उसे सिर्फ फेल होने का डर दिखा रहा था, और अब उनके ठीक सामने एक असली कुल्हाड़ी है जो सच में एक जान लेने के लिए तैयार है। रॉन गुस्से में कहता भी है कि उन्होंने तो पहले से ही कुल्हाड़ी तैयार कर रखी है, ये कैसा न्याय है। भाग 4, दोपहर 2 बजे का इंतजार, उल्टी गिनती। अब जब हम दोपहर के भोजन के वक्त ग्रेट हॉल का नज़ारा देखते हैं तो वहाँ एक बहुत ही भारी कॉन्ट्रास्ट है। एक तरफ बाकी सारे छात्र हैं, वो बेहद खुश हैं, उत्साहित हैं, बातें कर रहे हैं क्योंकि बस आज दोपहर उनकी परीक्षाएं खत्म हो जाएंगी। उनकी सबसे बड़ी टेंशन आज दूर होने वाली है। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, हैरी, रॉन और हरमाइनी, वो किसी से बात नहीं कर रहे। वो पूरी तरह से चिंता, गुस्से और इस खौफ में डूबे हुए हैं कि हैग्रिड और उस बेकसूर बकबीक के साथ कुछ ही घंटों में क्या होने वाला है। उनके लिए अब स्कूल, एग्जाम्स, ग्रेड्स, इन सब बातों का कोई मतलब नहीं रह गया है। और फिर दोपहर की अंतिम परीक्षाओं का समय आ ही जाता है। हैरी और रॉन की आखिरी परीक्षा भविष्यवाणियां यानी डिविनेशन की है और हरमाइनी की मगल अध्ययन। जब हैरी और रॉन सबसे ऊपरी मंजिल पर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि उनके सहपाठी आखिरी मिनट का रट्टा मार रहे हैं। नेविल बहुत उदास होकर अपनी किताब से क्रिस्टल देखने का अभ्यास कर रहा है। नेविल यहाँ उस सामान्य छात्र जीवन का चेहरा है, लेकिन रॉन की तरफ देखिए, वो बार बार अपनी कलाई घड़ी देख रहा है और वो परीक्षा शुरू होने का टाइम नहीं देख रहा। वो एक मौत की उल्टी गिनती गिन रहा है। घड़ी की हर टिक टिक जो बीत रही है वो उन्हें उस खौफनाक दोपहर 2 बजे के करीब ला रही है। और इसी भारी चुभने वाले तनाव के साथ स्रोत सामग्री हमें एक बहुत ही नाजुक मोड़ पर लाकर छोड़ देती है। घड़ी की सुइयां लगातार बिना रुके आगे बढ़ रही हैं। रॉन की नजरें उसकी घड़ी पर जमी है। क्या वो अपील, क्या वो आखिरी कोशिश उस हिप्पोग्रिफ की जान बचा पाएगी, या फिर वो चमकती हुई कुल्हाड़ी अपना काम कर जाएगी? ये कहानी बहुत ही शानदार तरीके से स्कूल की आम रोजमर्रा की चिंताओं को एक बहुत बड़े, गहरे और भयानक यथार्थ में बदल कर रख देती है। यह हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि जब असली खतरे सामने आकर खड़े होते हैं तो हमारी बाकी सारी चिंताएं कितनी छोटी लगने लगती हैं, है ना? दोपहर के 2 बजने ही वाले हैं। आगे क्या होगा? या आज रात होगा।
इस आवाज में गूंजती हुई गंभीरता को आसानी से महसूस किया जा सकता है। ये किसी आम बातचीत का हिस्सा नहीं है। आखिर इस रहस्यमयी घोषणा का क्या मतलब है और ये किसने कहा? किस चीज के होने की बात हो रही है? इस बड़े रहस्य को सच में समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उस दोपहर में जहाँ हर चीज बिल्कुल सामान्य और हल्की फुल्की लग रही थी। दोपहर के ठीक 2 बज चुके हैं और भविष्यवाणी यानी डिविनेशन की परीक्षा चल रही है। यहाँ विद्यार्थी एक चांदी की सीढ़ी के पास घबराए हुए खड़े हैं। जैसे ही कोई अंदर से बाहर आता है, बाकी सब फुसफुसाते हुए पूछते हैं, उसने क्या पूछा? भाई क्या सब ठीक था? माहौल में थोड़ी बेचैनी जरूर है, वही आम परीक्षा वाला डर, लेकिन कोई डरावनी या अजीब बात बिल्कुल नहीं। ये बस एक स्कूल के आम दिन जैसा दृश्य है, जहाँ हर कोई अपनी बारी आने का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। अब यहाँ 2 विद्यार्थियों के अनुभवों पर गौर करते हैं। इन दोनों के बीच का अंतर सच में जमीन आसमान का है। एक तरफ पार्वती है, जब वह सीढ़ी से नीचे आती है तो गर्व से उसकी आंखें चमक रही हैं, क्योंकि प्रोफेसर ट्रेलॉनी ने उसे बताया कि उसमें एक सच्चे भविष्यवक्ता के गुण हैं। लेकिन दूसरी तरफ रॉन का अनुभव बिल्कुल उल्टा था। उसका तो साफ कहना है कि ये सब बकवास है। उसे उस क्रिस्टल बॉल में कुछ भी नहीं दिखा, तो उसने बस अपने मन से कहानियां बना दी, जिस पर शायद प्रोफेसर को भी यकीन नहीं हुआ। इन दोनों बातों से प्रोफेसर ट्रेलॉनी की काबिलियत पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। क्या उनकी परीक्षाएं सच में किसी ज्ञान पर आधारित हैं, या ये सिर्फ एक बनावटी दिखावा है? अब उस टावर रूम के घुटन भरे माहौल की कल्पना करते हैं। जब हैरी की बारी आती है तो वहां का वातावरण कैसा था? वहां पहले से कहीं ज्यादा गर्मी थी। पर्दे पूरी तरह गिरे हुए थे और आग जल रही थी। उस पर से एक ऐसी तेज और बीमार करने वाली महक हवा में भरी थी, जिसने हैरी को वहां पहुंचते ही खांसने पर मजबूर कर दिया। इस घुटन वाले कमरे में, जहां बस एक खिड़की पर मक्खी के भिनभिनाने की आवाज आ रही है, ऐसे माहौल में भला किसी का ध्यान कैसे लग सकता है? हैरी बस यही चाहता था कि जल्दी से परीक्षा खत्म हो और वह वहां से निकल भागे। और इस घुटन भरी स्थिति से बचने के लिए हैरी एक बड़ी ही मजेदार रणनीति अपनाता है। जब प्रोफेसर उसे क्रिस्टल बॉल में देखने को कहती हैं, तो उसे वहां सिर्फ घूमता हुआ सफेद धुआं ही दिखता है। रॉन की बात याद आती है कि यह परीक्षा पूरी तरह बकवास है, तो हैरी तय करता है कि वह नाटक करेगा। वह कहता है कि उसे बकबीक जैसा एक काला आकार दिख रहा है। अब प्रोफेसर ट्रेलॉनी थोड़ी नाटकीय अंदाज में उत्सुकता से पूछती है, क्या वहां कोई कुल्हाड़ी उठाए खड़ा है? क्या वहां खून दिख रहा है? लेकिन हैरी उनकी इन ड्रामेटिक बातों को तुरंत नकार देता है। वह दृढ़ता से कहता है, नहीं, उसका सर बिल्कुल सलामत है और वो उड़ रहा है। यह सच में एक घबराए हुए विद्यार्थी का बनावटी तरीका था, ताकि इस उबाऊ परीक्षा से जल्दी पीछा छूटे। प्रोफेसर ट्रेलॉनी हैरी के इस आम और बनावटी कहानी से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होती। वो एक ठंडी आह भरते हुए कहती हैं, ठीक है बच्चे, मुझे लगता है हम यहीं रुक जाएंगे। यह थोड़ा निराशाजनक था। यह सुनकर हैरी राहत की सांस लेता है। वो जल्दी से अपना बैग उठाता है और आखिरकार उस आग की गर्मी से निकलने के लिए मुड़ता है। यहाँ तक सब कुछ बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जैसा एक बेकार परीक्षा के बाद होता है। लेकिन तभी इस कहानी में एक ऐसी करवट आती है जिसके लिए कोई भी तैयार नहीं था। बस यहीं पर स्थिति अचानक पलट जाती है। जैसे ही हैरी उस कमरे से बाहर निकलने के लिए मुड़ता है, उसके ठीक पीछे से अचानक एक आवाज आती है, एक बहुत ही तेज कठोर आवाज। हैरी झटके से पीछे पलटता है और देखता है कि प्रोफेसर ट्रेलॉनी अपनी कुर्सी पर बिल्कुल अकड़ गई हैं। उनका पिछला उबाऊ और नींद में खोया हुआ अंदाज अब अचानक एक भयानक और अजीब रूप ले चुका है। उनके इन शारीरिक बदलावों पर ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि ये किसी नाटक या आम परीक्षा जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा। उनका पूरा शरीर कुर्सी पर किसी पत्थर की तरह अकड़ गया था। आंखों का फोकस पूरी तरह टूट चुका था और वो अजीब तरह से गोल गोल घूम रही थी। उनका मुंह अजीब ढंग से लटक गया था और इन सब में सबसे डरावनी बात थी उनकी आवाज। ये वो पिछली धीमी आवाज तो बिल्कुल नहीं थी, बल्कि एक बेहद हार्श और कठोर आवाज थी। इस अचानक आए बदलाव को देखकर हैरी बुरी तरह डर जाता है। एक पल के लिए तो उसे लगता है कि शायद उन्हें कोई मेडिकल दौरा पड़ रहा है और मदद के लिए तुरंत हॉस्पिटल विंग भागना चाहिए। और फिर उस कठोर अजनबी आवाज ने एक डरावना सच उगला। डार्क लॉर्ड अकेले और बिना किसी दोस्त के अपने अनुयायियों द्वारा छोड़े हुए पड़े हैं। इस शुरुआत की गंभीरता पूरी तरह महसूस होती है। कुछ ही पल पहले जो परीक्षा एक मजाक और धोखा लग रही थी, वो अब एक बेहद डार्क और भयानक भविष्यवाणी में तब्दील हो चुकी थी। प्रोफेसर का ये रूप पूरी तरह से असली और खौफनाक था। अब जरा इस सच्ची और भयानक भविष्यवाणी का विश्लेषण करते हैं। यहाँ 2 मुख्य बिंदुओं पर जोर दिया गया है। पहले, द डार्क लॉर्ड। वर्तमान में वो अकेले और कमजोर माने जा रहे हैं, लेकिन भविष्यवाणी साफ कहती है कि वो फिर से उठेंगे, और इस बार पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली और भयानक रूप में। दूसरी तरफ है उनका सेवक। पिछले 12 सालों से जंजीरों में जकड़ा हुआ ये सेवक आज ही आधी रात से पहले आजाद होगा और अपने मालिक के पास लौटेगा। ये दावे किसी मजाक की तरह नहीं थे। ये बहुत ही सटीक, समयबद्ध और सच में दिमाग हिला देने वाले हैं। और अब इस पूरी घटना के सबसे अजीब झटके पर आते हैं। जैसे ही वो भयानक भविष्यवाणी खत्म होती है, प्रोफेसर ट्रेलॉनी अचानक होश में आ जाती हैं। वो वापस उसी आम धुंधली आवाज में कहती हैं कि उन्हें खेद है, गर्मी की वजह से वो एक पल के लिए सो गई थी।
यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। एक तरफ उन्होंने अभी अभी एक खौफनाक सच्चाई और आने वाले सबसे बड़े डर की भविष्यवाणी की, और दूसरी तरफ उन्हें इसका पूरी तरह से एहसास तक नहीं है। उन्हें याद ही नहीं कि उन्होंने अभी एक सेकंड पहले क्या कहा है। तो आखिर में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इस सब का आगे क्या असर होने वाला है। एक छात्र जो बस एक उबाऊ परीक्षा से बचकर वहां से निकलना चाहता था, उसने अभी कलकाल की सबसे डरावनी सच्चाई सुन ली है। हैरी के निकट भविष्य के लिए इस अचानक आई भयानक भविष्यवाणी का आखिर क्या अर्थ है? क्या आज आधी रात से पहले सच में कोई सेवक आजाद होगा? और क्या इसका मतलब द डार्क लॉर्ड की वापसी तय है? एक बात तो साफ है, आगे का रास्ता बहुत ही रहस्यमय और खतरनाक होने वाला है। ट्रेलॉनी के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले कोट से, डार्क लॉर्ड, वो जिसका नाम नहीं लिया जाना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चे, ये कोई मजाक की बात नहीं है। फिर से उठना। सच में कहानी के बिल्कुल शुरू में ही ये डायलॉग एक अजीब से डर का बीज बो देता है। ये कोई आम वार्निंग नहीं है, ये एक ऐसा सिग्नल है जो माहौल को अचानक से भारी और गंभीर बना देता है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल दिमाग में आता है, क्या सच में ये उस डार्क लॉर्ड की वापसी की एक सच्ची भविष्यवाणी है, या फिर बस एग्जाम खत्म होने का एक नाटकीय और असरदार तरीका? ये कंफ्यूजन हमें तुरंत बैठकर सोचने पर मजबूर कर देती है। असली कहानी शुरू होने से पहले ही एक बेचैनी सी बन जाती है, और यकीन मानिए यही अनिश्चितता असल टेंशन है। एक भयानक भविष्यवाणी और एक अनसुलझा रहस्य। चलिए देखते हैं कि ये कैसे आगे आने वाले तूफान की नींव रखता है। हैरी कॉरिडोर में दौड़ रहा है, सिक्योरिटी ट्रॉल्स को क्रॉस कर रहा है, लेकिन उसका ध्यान वहां बिल्कुल नहीं है। उसके दिमाग में लगातार प्रोफेसर ट्रेलॉनी के शब्द गूंज रहे हैं। वो शारीरिक रूप से तो भाग रहा है, लेकिन मानसिक लेवल पर वो उन्हीं डरावने शब्दों के बोझ तले पूरी तरह से दबा हुआ है। और वैसे हमें यहाँ एक बहुत ही गजब का कंट्रास्ट देखने को मिलता है। एक तरफ पूरा स्कूल है, बच्चे हंस रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, अपनी आज़ादी को एंजॉय कर रहे हैं, और दूसरी तरफ वो एकदम सुनसान कॉमन रूम जो हैरी का इंतजार कर रहा है। ये दिखाता है कि हमारे मेन कैरेक्टर्स इस वक्त कितने अकेले हैं, और हैरी जो बोझ उठाकर चल रहा है वो बाकी स्कूल की खुशी से कितना अलग है। खारिज हुई अपील और एक भयंकर संकट की शुरुआत। कहानी यहाँ अचानक उस दूर की भविष्यवाणी को छोड़ती है और सीधे ग्रिफिंडोर कॉमन रूम के कोने में बैठे एक तुरंत वाले क्राइसिस पर अपना फोकस शिफ्ट कर देती है। अब जरा इस लेटर की फिजिकल हालत पर गौर कीजिए। ये सच में बहुत कुछ बिना बोले ही कह देती है। पन्ना बिल्कुल सूखा है, उस पर आंसुओं की एक बूंद तक नहीं है, लेकिन इसकी राइटिंग हिल रही है, मानो किसी बहुत ही कांपते हुए हाथों से लिखा गया हो। ये बताता है कि हैग्रिड रो नहीं रहा है, वो सदमे में है, वो अंदर से पूरी तरह सुन्न पड़ चुका है। सूर्यास्त के समय मृत्युदंड, यानी सनसेट होते ही एग्जीक्यूशन। ये 3 शब्द अचानक से एक ऐसी टिक टिक करती घड़ी ऑन कर देते हैं जो हर धड़कन के साथ और तेज होती जाती है। एक ऐसी डेडलाइन जो सांस लेने का भी मौका नहीं देती। हम सब जानते हैं कि एक सख्त डेडलाइन कैसे प्रेशर बढ़ाती है, और यहाँ तो सीधे जिंदगी और मौत की बात हो रही है। बक बीक हार गया, रॉन ने बहुत ही कमजोर आवाज में कहा। रॉन की वो पथराई हुई नजरें और उसकी आवाज में जो घुटन है, वो इन तीनों दोस्तों की उस गहरी बेबसी को दिखाती है। ये सिर्फ एक जानवर की हार नहीं है, ये एक बहुत बड़े अन्याय के आगे उनकी लाचारी है। एक अप्रत्याशित नियम तोड़ने वाला और उम्मीदों का बदलना। इस संकट से निपटने के लिए अब सिर्फ बैठकर रोने से काम नहीं चलेगा, और इसी वजह से एक बहुत ही शॉकिंग बदलाव देखने को मिलता है। जरा सोचिए, एक तरफ पुरानी हरमायनी है जो हर एक रूल को पूजती है, और दूसरी तरफ ये नई हरमायनी जो माल्फॉय को पंच मारती है, ट्रेलॉनी की क्लास से उठकर चली जाती है, और यहाँ तक कि इनविजिबिलिटी क्लोक भी चुरा लेती है। जब रूल्स को सबसे ज्यादा मानने वाली लड़की ही हर रूल तोड़ने पर आमादा हो जाए, तब समझ लीजिए कि हालात सच में हाथ से निकल चुके हैं। वो इनविजिबिलिटी क्लॉक लाने के लिए अकेले ही निकल पड़ती है, एक आंख वाली चुड़ैल के रास्ते से कूबड़ पर टैप करना और डिसेंडियम बोलना। और पता है, वो स्नेप वाले खतरे पर हैरी के बाद खत्म होने का इंतजार भी नहीं करती। ये उसकी जल्दबाजी और डेस्परेट एक्शन को दिखाता है। वक्त रेत की तरह मुट्ठी से फिसलता जा रहा है। कॉमन रूम में घुसने से लेकर वो नोट पढ़ने और फिर हरमायनी के क्लॉक वापस लाने तक सब कुछ कितनी जल्दी जल्दी होता है। और तभी सूरज सच में उनकी उम्मीदों पर डूबने लगता है जब वो सीढ़ियों से उतरकर फॉरबिडन फॉरेस्ट की तरफ बढ़ते हैं। सूर्यास्त के समय निराशा, ये इस पूरे सीक्वेंस का इमोशनल क्लाइमैक्स है। पेड़ों की सबसे ऊंची शाखाओं पर सूरज की आखिरी सुनहरी रोशनी पड़ रही है, और ये तिकड़ी आखिरकार हैग्रिड के कैबिन तक पहुंची जाती है। यहाँ राइटर हैग्रिड के उस मजबूत पहाड़ जैसे व्यक्तित्व को बिल्कुल हटा देते हैं। जो बचता है वो है एक पीला कांपता हुआ शख्स, जिसे ये तक नहीं पता कि वो कहाँ है और उसे क्या करना चाहिए। इस बेबसी को देखना आंसुओं से भी बदतर था। ये सच में दिल तोड़ देने वाला सीन है। केबिन के अंदर के डायलॉग्स पर ध्यान दें तो आपको रियलाइज होगा कि वहां का माहौल कितना डेंस और क्लस्ट्रोफोबिक है। हर एक वाक्य में एक अजीब सी जल्दबाजी है, जैसे सबकी सांसें अटकी हुई हैं और एक घुटन भरी हवा केबिन के अंदर भर गई है।
तभी हैग्रिड के कांपते हाथों से दूध का जग फिसलता है और जमीन पर गिरकर चकनाचूर हो जाता है। ये सिर्फ एक जग का टूटना नहीं है, ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेंसरी मेटाफर है। उसका बिखरा हुआ दिमाग और टूटी हुई हिम्मत बिल्कुल उस कांच के टुकड़ों की तरह फर्श पर बिखरे हुए हैं। हैग्रिड की आंखें कहीं से तो कोई उम्मीद तलाश रही हैं, लेकिन असलियत बहुत कड़वी है। कमिटी डरी हुई है, ल्यूशियस माल्फॉय की धमकियां काम कर चुकी हैं, यहाँ तक कि एग्जीक्यूशनर मैकनेयर भी माल्फॉय का ही एक पुराना दोस्त निकलता है। पूरा का पूरा सिस्टम ही मिलकर हैग्रिड के खिलाफ खड़ा हो गया है। यहाँ जस्टिस की कोई गुंजाइश नहीं बची। और सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब पता चलता है कि डंबलडोर आ तो रहे हैं, लेकिन वो इस सजा को रोकने नहीं आएंगे, बल्कि जब ये सब होगा तब वो बस हैग्रिड के साथ खड़े रहेंगे। इस एक बात ने पूरी तरह क्लियर कर दिया कि अब वापसी का कोई रास्ता नहीं है। उम्मीद वहीं दम तोड़ देती है। तो इस एक्सप्लेनर के अंत में एक बड़ा और बेचैन करने वाला सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। असली खतरा आखिर है कहाँ? क्या ये कैबिन के बाहर रुका हुआ वो दर्दनाक एग्जीक्यूशन है, या फिर उस डार्क लॉर्ड की वापसी की वो घूंघट ओढ़ी हुई भविष्यवाणी जहां से ये सारी कहानी शुरू हुई थी? एक भयानक तूफान एकदम सामने है, पर क्या पता इसके पीछे एक बहुत बड़ा जलजला इंतजार कर रहा हो। कृपया जल्दी करो, हरमियोन फुसफुसाती है, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये शब्द सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, ये हमें सीधे उस दृश्य के बिल्कुल बीचों बीच लाकर खड़ा कर देते हैं। यह कोई आम कहानी का हिस्सा नहीं बचा अब, ये एक ऐसा जज्बाती मोड़ है जहां हर गुजरता सेकंड पहाड़ जैसा भारी लगने लगता है। और पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है? इस तूफान से ठीक पहले आने वाली वो अजीब सी शांति। जरा इस पल को महसूस कीजिए। हरमियोन अपनी सिसकियों को दबा रही है और हैग्रिड बहुत ही फिक्रमंद होकर उनसे वहां से चले जाने की जिद कर रहा है। ये चुप्पी और उदासी दरअसल एक इशारा है, एक चेतावनी कि कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। खैर, इस दबे हुए तनाव की नींव कैसे रखी जाती है? लेखक यहाँ बहुत ही छोटे पर असरदार डिटेल्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे जब हरमियोन चाय बना रही है तो उसके चेहरे पर चुपचाप बहते आंसू इस पूरे दृश्य का एक भारी बोझ हमारे दिलों पर डाल देते हैं। यही वो खामोश दुख है जो आगे आने वाले भयानक तनाव का बेस यानी आधार तय करता है। लेकिन तभी सब कुछ अचानक बदल जाता है। एक तरफ चाय के लिए दूध निकालने जैसा एकदम साधारण सा काम हो रहा था, और अगले ही सेकंड एक घबराई हुई चीख के साथ स्कैबर्स नाम का चूहा मेज पर फिसल कर आ गिरता है। अब सोचिए, आप एक उदास माहौल में हैं और अचानक ये अजीब सी हलचल, ये छोटी सी घटना उस आम सी उम्मीद को तोड़कर माहौल की गंभीरता को एकदम हिलाकर रख देती है। और इस चूहे की हालत, उसे देखकर ही अजीब सी बेचैनी होती है। उसके बालों के बड़े बड़े गुच्छे गिर चुके हैं, चौड़े गंजे धब्बे दिख रहे हैं और वो पहले से भी ज्यादा पतला लग रहा है। अब सवाल यह है कि लेखक ने ये डिटेल क्यों दी? दरअसल ये सिर्फ एक चित्रकशी नहीं है, ये एक रहस्य पैदा करता है जो उस उदासी वाले माहौल में अचानक से ध्यान भटकाने और उलझन पैदा करने का काम करता है। फिर कहानी अचानक गियर बदलती है। हैग्रिड खिड़की के बाहर कुछ आदमियों को आते हुए देखता है, और यहाँ शब्दों का चुनाव देखिए। हैग्रिड का चेहरा जो हमेशा लाल रहता था, अचानक पार्चमेंट यानी किसी पुराने सूखे कागज के रंग का हो जाता है। सिर्फ इस एक डिटेल से हम उसकी घबराहट और उस खौफ को बिल्कुल करीब से महसूस कर लेते हैं। तो आखिर बाहर है कौन? ये कोई आम मेहमान नहीं है, ये मौत का पैगाम लाने वाला गिरोह है। एल्बस डंबलडोर, कॉर्नेलियस फज वो कमजोर सा समिति सदस्य, और मैकनेयर जो जल्लाद है। लेकिन यहाँ भी एक और शानदार छवि उभर कर आती है। डंबलडोर की चांदी जैसी दाढ़ी ढलते सूरज की रोशनी में चमक रही है। सुनने में ये कितना शांत लगता है ना, पर इस शांति के पीछे इन लोगों के आने का असली मकसद बिल्कुल डरा देने वाला है। इसके बाद जो होता है वो पालक झपकते ही हो जाता है। ये कोई आम भागदौड़ नहीं है, ये बिल्कुल एक टिक टिक करती घड़ी की तरह है। पहले हैग्रिड उन आदमियों को देखता है, फिर तुरंत रॉन उस चूहे को अपनी जेब में डालता है, उसके बाद हरमियोन जल्दी से वह छिपने वाला लबादा यानी क्लॉक फेंकती है, और आखिर में वे पिछले दरवाजे से बाहर निकलते हैं। वो केबिन से बाहर निकलने की जो घबराहट है ना, वो लिटरली महसूस होती है। और बाहर निकलते ही क्या दिखता है? बकबीक, वो बेचारा जीव जिसे मौत की सजा सुनाई गई है, घबराहट में जमीन पर अपना पंजा मार रहा है। और ये कोई इत्तेफाक नहीं है। उस जानवर की ये बेचैनी हमारे किरदारों के अंदर चल रहे डर को और बढ़ा देती है। ये पूरा माहौल इतना घुटन भरा हो जाता है कि बस पूछिए मत। और तभी हैग्रिड की कड़ी आवाज आती है, जाओ, तुम लोगों के मुसीबत के पड़ने के बिना भी ये काफी बुरा है। हैग्रिड का इस तरह पैनिक करना, अपना आपा खोना किरदारों को अंदर तक हिला देता है। वे अपने दोस्त को छोड़कर जाना नहीं चाहते, पर हैग्रिड का उन्हें बचाने का ये जुनून उन्हें जाने पर मजबूर कर देता है। ये जो मजबूरी की भावना है, ये उस दृश्य के तनाव को आसमान पर पहुंचा देती है।
अब जरा आसपास के माहौल पर ध्यान दीजिए। पीछे दरवाजे के बंद होने की वो तेज स्नैप की आवाज, आसमान का वो अजीब सा बैंगनी और ग्रे रंग, और पश्चिम की तरफ वो अशुभ रूबी लाल चमक, जैसे आसमान और पूरी प्रकृति मिलकर खुद इस आने वाली त्रासदी, इस भयानक घटना के लिए अपना मंच सजा रही हो। ये डिटेल्स बिल्कुल कमाल के हैं। और फिर ठीक उस वक्त जब उन्हें सबसे ज्यादा शांत रहने की जरूरत है, रॉन का वो चूहा स्कैबर्स बिल्कुल पागल होने लगता है। वो चीख रहा है, फड़फड़ा रहा है। ध्यान दीजिए, ये सस्पेंस को अपने चरम पर ले जाने का एकदम मास्टर स्ट्रोक है। एक तरफ पीछे जल्लाद है और दूसरी तरफ इस चूहे का हंगामा। ये एक ऐसी अराजकता पैदा करता है जो क्लाइमैक्स से ठीक पहले हमारी धड़कनों को कई गुना बढ़ा देती है। तो क्या वे बिना किसी की नजर में आए वहां से निकल पाएंगे? कहानी की इतनी तेज रफ्तार यहां आकर अचानक एक पल के लिए थम सी जाती है। जल्लादों की आवाजें बिल्कुल उनके ठीक पीछे गूंज रही हैं। खैर, ये एक ऐसा पल है जहां हमें लगता है कि सांसें अटक गई हैं। बस दिमाग में एक ही सवाल घूमता है कि अब आगे क्या होगा। और फिर सब कुछ शांत। कोई लंबी चौड़ी चीख पुकार नहीं, कोई बड़ा ड्रामा नहीं, बस एक कुल्हाड़ी के हवा को चीरने की साफ स्विश आवाज, और फिर एक भारी थड़। बस ये सिर्फ 2 शब्द बिना किसी को मौत के घाट उतरते दिखाए पूरी की पूरी त्रासदी बयां कर देते हैं। ये उस पूरे दृश्य का एक निहायती दर्दनाक और छोटा सा क्लाइमैक्स है। इस झटके के बाद हरमियोन का वहीं अपनी जगह पर डगमगाना और कांपते हुए हैरी से कहना, उन्होंने ये कर दिया, मुझे विश्वास नहीं होता, उन्होंने ये कर दिया। ये सिर्फ किसी घटना का खत्म होना नहीं है, ये एक जज्बाती टूट है। लेखक ने इस दर्दनाक एहसास को बहुत ही खूबसूरती से शब्दों में पिरोया है। तो आखिर में मुद्दा यह है कि कभी सोचा है आपने कि एक घबराई हुई चीख, आसमान की वो लाल चमक और कुल्हाड़ी की वो स्विश और थड़ की आवाज, कैसे ये छोटी छोटी बातें किसी ऐसी घटना को भी इतना चौंका देने वाला बना देती हैं जिसका हमें पहले से ही अंदाजा था। यही तो बेहतरीन कहानी कहने की असली कला है, शोर शराबे के बिना सिर्फ सटीक चुनाव के साथ असहनीय तनाव बुनना। मुझे उम्मीद है कि इस एक्सप्लेनर ने आपको कहानी की इन बारीकियों को नए नजरिए से देखने पर मजबूर जरूर किया होगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे।